हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आर के क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम सीटेट लेवल 2 सोशल साइंस पेपर फरवरी 2016 का सीडीपी का सेक्शन देखने वाले हैं। इससे पहले भी हमने काफ़ी सारी वीडियो डाली हुई हैं, तो यदि आपने पहले वाले वीडियोज़ नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उनका लिंक मिल जाएगा, आप उन वीडियोज़ को भी वॉच कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। तो पियाजे की थ्योरी आप सभी लोगों ने पढ़ी होगी। तो विकास को प्रभावित करने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होती है भौतिक विश्व के साथ अनुभव। एक बच्चे को जैसे दुनिया के साथ अनुभव मिलते रहेंगे वैसे उसका विकास होता रहेगा। तो इसका हो जाएगा थर्ड। पियाजे के अनुसार 4 कारक संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करते हैं। इन कारकों में परिपक्वता, भौतिक दुनिया का अनुभव, सामाजिक संपर्क, संतुलन शामिल है। मैच्योरिटी हो गया, भौतिक दुनिया का जो अनुभव है, समाज के साथ हमारा संपर्क और संतुलन, ये चीज़ें जो है शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता है। तो आप सभी ने पढ़ा होगा कि पियाजे ने 4 स्टेजेस दी हैं। संज्ञानात्मक, संवेदीगामक है, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक है, अमूर्त है। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि जो पूर्व संक्रियात्मक काल है उसमें कौन सी संज्ञानात्मक योग्यता होती है। तो इसका हो जाएगा थर्ड, लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता। पूर्व संक्रियात्मक स्तर पर बच्चे केवल अपने दृष्टिकोण से ही किसी बात पर विचार करने में सक्षम होते हैं, जिससे वे आमतौर पर आत्म केंद्रित हो जाते हैं। इस स्तर पर हालांकि वे लक्ष्य की ओर पहुंचने की दिशा में सक्षम होते हैं, उनकी विचार प्रक्रिया लगातार विकसित होती रहती है, पर वे तार्किक विचारों से दूर रहते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, निम्नलिखित में से किस एक जोड़े का मिलान ठीक हुआ है। तो हमें यहाँ पर 4 जोड़े दिए गए हैं, इनमें से जिस जोड़े का सही मिलान हुआ है वो हमें बताना है। तो यहाँ पर इसका थर्ड हो जाएगा, अच्छा लड़का व अच्छी लड़की अभिविन्यास। अच्छा बनकर कोई स्वीकृति प्राप्त करता है। तो जो कोहलबर्ग ने 3 स्टेजेस बताई हैं, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल, तो वहाँ से क्वेश्चन है। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत अनुसार अच्छा लड़का अच्छी लड़की का अभिविन्यास पारंपरिक नैतिकता के कारण आता है। इसके अनुसार समाज की स्वीकृति पाने के लिए लोग अच्छी लड़कियां या अच्छा लड़का बनने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। वाइगोत्स्की की संतुति के अनुसार बच्चे की व्यक्तिगत वाक की संकल्पना, मतलब बच्चे जो खुद से बात करते हैं वो क्या है यहाँ पर। तो इसका हो जाएगा फोर्थ, स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने ही कार्यों के निर्देशन के लिए भाषा का उपयोग करते हैं। प्राइवेट टॉक इसको बोलते हैं, निजी भाषा। निजी भाषण वह भाषण है जिसे बच्चे स्वयं स्व अनुशासन व स्व नियंत्रण के लिए करते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता, मतलब सीखने को किससे अलग नहीं किया जा सकता। वाइगोत्स्की के अनुसार उसके सामाजिक संदर्भ से। सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार लोग एक दूसरे से सीखते हैं। लेव वाइगोत्स्की ने कहा है कि हम दूसरों के साथ परस्पर बातचीत एवं मेलजोल के द्वारा या इससे सीखते हैं। इस प्रकार अधिगम को सामाजिक संदर्भ से अलग नहीं किया जा सकता। प्रगतिशील शिक्षा में अपरिहार्य है कि कक्षा कक्ष। तो जो प्रगतिशील शिक्षा होती है उसमें कक्षा कक्ष कैसा होता है, लोकतांत्रिक होता है,
और समझाने के लिए बच्चों को पर्याप्त स्थान दिया गया होता है। प्रगतिशील शिक्षा इस बात पर जोर देती है कि कक्षा को लोकतांत्रिक होना चाहिए। प्रगतिशील शिक्षा के जनक माने जाने वाले जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा को छात्रोन्मुखी होना चाहिए और उनको विकसित होने के अवसर मिलने चाहिए। इस प्रकार की कक्षा बच्चों को क्रियाकलाप, समस्या का समाधान एवं गंभीर चिंतन से सीखने पर जोर देती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण भाषिक बुद्धि वाले व्यक्ति को दर्शाता है? ये क्वेश्चन जो है ये गार्डनर थ्योरी से है, जो मल्टी इंटेलिजेंस थियरी है गार्डनर की, बहुबुद्धि सिद्धांत, वहाँ से ये क्वेश्चन है। तो जिसके अंदर भाषिक बुद्धि होगी तो भाषा से रिलेटेड काम करेगा। तो इसका फर्स्ट हो जाएगा शब्दों के अर्थ और क्रम तथा भाषा के विविध प्रयोगों के प्रति संवेदनशीलता। भाषा संबंधी ज्ञान हार्वर्ड गार्डनर द्वारा प्रदत्त ज्ञान के सिद्धांत का एक हिस्सा है। यह अपने आप को व्यक्त करने और दूसरों को समझने के लिए भाषा के प्रयोग को सक्षम बनाती है। यह शब्दों के अर्थ तथा क्रम की संवेदनशीलता एवं भाषा के अन्य कार्यों को दर्शाता है। भाषा, तो भाषा क्या है या भाषा से रिलेटेड यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका हो जाएगा हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है। तो देखिए हम लोग जब विचार करते हैं तो किसी न किसी भाषा में ही तो सोचते हैं हम लोग। भाषाई सापेक्षवाद के अनुसार भाषा हमारे विचारों का संचालन नहीं करती, लेकिन हमारे विचारों का निर्माण एवं प्रभावित करती है। कक्षा 8 की एक पाठ्यपुस्तक में इस प्रकार के चित्र हैं। शिक्षिका एवं घरेलू काम करने वाली महिला, मतलब शिक्षिका और घरेलू काम करने वाली के रूप में तो महिला को दिखाया गया है कक्षा 8 की बुक के अंदर, और डॉक्टर, पायलट इनके रूप में दिखाया गया है पुरुष को। तो इस प्रकार के जो चित्र हैं वो क्या चीज़ बढ़ाते हैं? तो ये लिंग रूढ़िबद्धता के बारे में जो है ये बताते हैं। दी गई स्थिति लिंग रूढ़िबद्धता को बढ़ावा देगी, जो लिंग आधारित भूमिकाओं और विशेषताओं पर स्थापित प्रथा के कारण है। आदर्श रूप में छात्रों को यह समझना होगा कि उनमें से प्रत्येक जब भी कोई काम करे या कोई व्यवसाय चुने तो वह लिंग पक्षपात पर आधारित न हो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों में बहुत विभिन्नताएं होती हैं। बिल्कुल होती हैं, बच्चे अलग अलग धर्म, जाति, भाषा से आते हैं। तो इनमें से किसके लिए शिक्षक को संवेदनशील होने की ज़रूरत है? मतलब यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन यहाँ से है और दूसरा कथन ये है। तो टीचर को जो सेंसिटिव है वो किस पर होने की ज़रूरत है? तो पहला है संज्ञानात्मक क्षमताओं और सीखने के स्तरों पर आधारित भिन्नताएं। दूसरा है भाषा, जाति, लिंग, धर्म, समुदाय की विविधता पर आधारित भिन्नताएं। तो यहाँ पर सही कथन का चयन हमें करना है। तो इसका हो जाएगा 4th। तो इन दोनों पर टीचर को संवेदनशील या सेंसिटिव होने की ज़रूरत है। एक कक्षा में किसी शिक्षक के अलग अलग पृष्ठभूमि और विभिन्न क्षमताओं के छात्र हो सकते हैं। कक्षा के सफलतापूर्वक प्रबंधन और सभी छात्रों के समग्र विकास के लिए शिक्षक को सभी प्रकार की विभिन्नताओं के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। केवल कागज पेंसिल जांच या जांचों द्वारा आकलन। यदि एक टीचर कागज पेंसिल से ही बच्चों का आकलन करे तो क्या होगा? यह आकलन को सीमित कर देता है। कागज पेंसिल जांच मूल्यांकन की पारंपरिक विधा है। इस तरह की जांच परीक्षाओं में मूल्यांकन की सीमा होती है और इससे बच्चों के समग्र विकास का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। ये तो केवल एक ही पहलू का आकलन यहाँ से जो है हो सकता है।
माध्यमिक विद्यालय की कक्षा में शिक्षिका के पास बधिर होता है जिसको सुनने से संबंधित प्रॉब्लम हो, एक ऐसा बच्चा है जिसको सुनने से संबंधित दिक्कत है, तो उसके लिए क्या महत्वपूर्ण है? उसके लिए महत्वपूर्ण यह है कि वह जो बच्चा है उसको ऐसे स्थान पर बैठाना है जहाँ पर टीचर के होठ और चेहरे के हाव भाव को जो है बच्चा देख सके, क्योंकि सुनने से संबंधित प्रॉब्लम है तो बच्चा देखकर जो है सीख सकता है। दिए गए मामले में शिक्षिका समावेशी कक्षा का संचालन कर रही है। एक विशेष शिक्षा कक्षा के विपरीत एक समावेशी कक्षा, देखिए विशेष कक्षा के विपरीत होती है समावेशी कक्षा, और वह कक्षा होती है जहाँ पर समर्थ और असमर्थ बच्चे दोनों मिलकर एक साथ जो है पढ़ते हैं। ऐसी कक्षा पर विशेष ध्यान दें। देखिए ऐसी जो क्लासेज होती है उन पर विशेष ध्यान देने, योजना बनाने, संचालन करने की ज़रूरत होती है जिससे हर एक बच्चे का जो है फ़ायदा हो सके, हर एक बच्चे को लाभ मिल सके। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक शिक्षक समाज के वंचित वर्ग के बच्चों की आवश्यकताओं को प्रभावपूर्ण तरीके से पूरा कर सकता है। जो वंचित वर्ग के बच्चे हैं उनकी ज़रूरतों को पूरा किस तरह से एक टीचर कर सकता है? तो इसका सेकंड हो जाएगा, कक्षा कक्ष के प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता अनुसार अपनी शिक्षण कौशल अपनाकर, मतलब हर एक बच्चे की ज़रूरत के हिसाब से जो है अपना शिक्षण कौशल अपनाना है। विभिन्न पृष्ठभूमि वाले बच्चे संयुक्त कक्षाओं में एक साथ अध्ययन करते हैं। यह शिक्षक के लिए ज़रूरी है कि वह हर बच्चे की आवश्यकता अनुसार शिक्षण पद्धति को अपनाए ताकि प्रत्येक बच्चे की क्षमता को पोषित किया जा सके। इसके बाद है अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चे। तो जो बच्चे अधिगम निर्योग्य होते हैं तो वे अधिगम के कुछ पक्षों से क्या करते हैं? संघर्ष करते हैं। जो बच्चे सीखने में असमर्थ होते हैं उन्हें अधिगम के विभिन्न पहलुओं को सीखने में कठिनाई होती है। ये पहलू सुनने, पढ़ने, लिखने, सोचने, हिज्जे करने या अन्य क्षेत्रों अध्ययन क्षेत्र से जो है हो सकते हैं। इसके बाद है शिक्षक बच्चों को सृजनात्मक विचारों के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। एक टीचर है वो क्रिएटिव थिंकिंग के लिए कैसे बच्चे को प्रेरित कर सकता है? तो इसका फर्स्ट हो जाएगा, उन्हें समस्या समाधान के लिए विभिन्न तरीकों से सोचने के लिए कहकर। किसी स्थिति को नए दृष्टिकोण से समझना सृजनात्मक सोच कहलाता है। शिक्षक को शिक्षार्थियों की सृजनात्मक सोच बढ़ाने के लिए प्रयास करना चाहिए। इसके लिए उनको भाषा की कक्षा में एक समस्या के विभिन्न समाधानों के बारे में सोचना चाहिए और कहानियों का अंत अलग तरह से करने के लिए कहना चाहिए इत्यादि। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों से व्यवहार करने के लिए निम्नलिखित दार्शनिक दृष्टिकोण में से किसका अनुसरण किया जाना चाहिए? इसका हो जाएगा सेकंड, उन्हें समावेशी शिक्षा का और नियमित विद्यालयों में अध्ययन करने का अधिकार प्राप्त है। CCE कंटिन्यूस एंड कम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन और NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 ने संयुक्त कक्षा संरचना का प्रस्ताव दिया है जहां पर समर्थ छात्र के साथ असमर्थ छात्र एक साथ अध्ययन करते हैं। इस तरह की कक्षा की योजना बनाने और उन्हें क्रियान्वित करने के लिए विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है जिससे सभी छात्रों को शिक्षा दी जा सके। अधिगमकर्ता केंद्रित विधि, जो लर्नर सेंटर्ड मेथड होता है उसके बारे में है कि उसका क्या मतलब है। वे विधियां जहां अधिगम में अधिगमकर्ता की अपनी पहल तथा प्रयास सम्मिलित होते हैं। बाल केंद्रित पद्धति में
शिक्षक से शिक्षार्थी की ओर ध्यान केंद्रित होता है। शिक्षार्थी आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और वह अपने आप सीखने के लिए उत्तरदायी होता है। दूसरे शब्दों में, शिक्षार्थी के स्वयं के प्रयास और पहल उनके अधिगम में शामिल होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सीखने के लिए प्रमुख है? इनमें से क्या चीज़ जो है सीखने के लिए प्रमुख है? तो सीखने के लिए प्रमुख है अर्थ निर्माण, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अधिगम में पूर्ववर्ती ज्ञान और अनुभव की सहायता से अर्थ बनाने या स्थितियों से पारस्परिक संबंधित होना, प्रक्रिया की व्याख्या करना आदि शामिल है। मतलब आपने पहले कुछ चीज़ सीखी है या आपके कैसे अनुभव रहे हैं, उससे आपने नई सिचुएशन में क्या अर्थ बनाया है, ये जो है सीखने के लिए प्रमुख है। पियाजे तथा वाइगोत्स्की के अनुसार एक रचनात्मक कक्ष में अधिगम, जो रचनात्मक कंस्ट्रक्टिविस्ट जो क्लासरूम होता है, वहाँ पर लर्निंग के बारे में पूछा गया। तो इसका हो जाएगा फर्स्ट, शिक्षार्थियों द्वारा स्वयं सर्जित किया जाता है जो एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं। रचनावादी पद्धति में एक शिक्षार्थी अपनी सीख और समय से स्वयं के अनुभव की रचना करता है। यह शिक्षार्थी केंद्रित पद्धति है जहाँ शिक्षक एक बहुत छोटी सी भूमिका जो है निभाता है। निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत सहायता का एक अच्छा उदाहरण है जिसका आशय है समस्या समाधान को तब तक सिखाना जब तक शिक्षार्थी स्वयं न सीख सके? यहाँ पर हमें आधारभूत सहायता का उदाहरण छांटना। यहाँ पर क्या आधारभूत सहायता है, तो आपने स्कैफोल्डिंग के बारे में पढ़ा हुआ। एक टेम्परेरी मदद जो इसमें दी जाती है, तो उसका ये यहाँ पर एग्जाम्पल हमें छांटना है। तो इसका हो जाएगा थर्ड। यदि हम किसी बच्चे को आधा सोल्व किया हुआ एग्जाम्पल देते हैं तो उसकी कुछ तो मदद हो जाएगी ना। तो यहीं पर इसका जो है थर्ड आंसर रहेगा। जब कोई अधिगम प्रक्रिया में जब कोई शिक्षक अपने छात्र को आगे बढ़ने तथा सफलता प्राप्त करने के लिए विभिन्न तकनीकों को प्रयोग करता है तो उसको स्कैफोल्डिंग के रूप में माना जाता है। स्कैफोल्डिंग की तकनीक हैं अर्धांश, हल, उदाहरण, काम को छोटे छोटे भागों में विभाजित करना, दृश्य सामग्री का उपयोग करना। ऐसा ये तीनों क्या है, स्कैफोल्डिंग की ये टेक्निक हैं। आपकी कक्षा में सीखने की विविध शैलियों वाले बच्चे हैं, उनका आकलन करने के लिए आप उन्हें तो देखिए, जब विविध शैलियाँ वाले बच्चे हैं तो हम लोग उनको विविध प्रकार के काम और परीक्षण देंगे, जिसका हो जाएगा थर्ड। जो बच्चे विभिन्न अधिगम शैलियों एवं योग्यताओं से आते हैं उन्हें उनकी आवश्यकता के अनुसार पढ़ाया जाना चाहिए। उन्हें विविध प्रकार के कार्य एवं जांच परीक्षा देकर उनका उपयुक्त रूप से मूल्यांकन करना चाहिए। आजकल बच्चों की गलत धारणाओं को वैकल्पिक धारणाएं कहने की प्रवृत्ति है। मतलब जो बच्चे की जो गलत धारणाएं हैं उनको वैकल्पिक धारणाएं कहने की प्रवृत्ति है। इसे कहा जा सकता है, इसको क्या कहा जा सकता है? इसका फर्स्ट हो जाएगा पहचानना कि बच्चे सोच सकते हैं और उनकी सोच प्रौढ़ों से अलग होती है या भिन्न होती है। वैकल्पिक धारणाएं वे विचार हैं जिन्हें वैज्ञानिक रूप से स्वीकार किया जा सकता है। गलत धारणाओं को वैकल्पिक धारणा के रूप में मानना बच्चों के सोचने की क्षमता को दर्शाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक विद्यालय की कक्षा में शिक्षक की भूमिका का सर्वोत्तम या उचित वर्णन करता है? एक यहाँ पर माध्यमिक है। जो मिडिल स्कूल होता है उसमें की एक क्लासरूम के अंदर टीचर की
का जो सबसे बढ़िया रोल है वो यहाँ पर किस ऑप्शन में बताया गया है? तो इसका हो जाएगा थर्ड, चर्चाओं के अवसर उपलब्ध कराना। शिक्षक को चाहिए कि वे छात्रों को अपनी समझ एवं अधिगम विकसित करने के लिए पर्याप्त स्थान प्रदान करें। उनको विषयों पर चर्चा करने और अपने दृष्टिकोण रखने के साथ ही दूसरों के दृष्टिकोण पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इससे उन्हें अन्य विषय वस्तु पर समझ विकसित करने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा और अधिगम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मोटिवेशन और लर्निंग के बारे में कौन सा कथन जो है यहाँ पर सही दिया गया है? इसका हो जाएगा थर्ड, अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थियों में भीतरी प्रेरणा हो, सीखने की अंतर्निहित इच्छा हो। अधिगम तभी प्रभावी होता है जब कोई व्यक्ति आंतरिक रूप से मतलब अंदर से जो है मोटिवेटेड हो, उसके अंदर बाह्य प्रेरणा के विपरीत पुरस्कार पाने या सजा से बचने के लिए किया जाता हो। जबकि आंतरिक रूप से, देखिए बाह्य प्रेरणा में क्या होता है, जब कोई बाहर से कोई मोटिवेशन होता है, जैसे कोई बच्चा है उसके फादर उसको बोल देते हैं कि अब की बार तू यदि क्लास में फर्स्ट आएगा तो तुझे साइकिल दिलवाएंगे, तो ये बाहरी मोटिवेशन हो गया, वो साइकिल से जो है मोटिवेट है बच्चा। तो वहाँ पर पुरस्कार पाने या भाई बच्चे को आपने भी बोल दिया कि अब की बार फेल हो गया तो तेरी बहुत ज़्यादा पिटाई होगी, तो वहाँ से सज़ा से बचने के लिए जब बच्चा किसी काम को करता है तो बाहरी मोटिवेशन हो गया ये। जबकि जो आंतरिक रूप से प्रेरित व्यक्ति है वो बिना किसी पुरस्कार की आशा से काम करता है। प्रसन्नता, आत्मसम्मान और संतुष्टि ऐसे कुछ ऐसे कारक हैं जो किसी व्यक्ति को आंतरिक रूप से प्रेरित कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है, सीखने के बारे में निम्नलिखित कथनों पर मतलब यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं, कौन सा कथन जो है लर्निंग के बारे में सही दिया गया है? तो इसका हो जाएगा फोर्थ, सीखने को सामाजिक क्रियाएं सुविधा देती हैं। इसका हो जाएगा लास्ट। सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार लोग एक दूसरे से सीखते हैं। लेव वाइगोत्स्की ने कहा है कि हम बातचीत और अन्य लोगों के साथ मिलजुल कर या मेल जोल से जो है मतलब सोशल इंटरेक्शन से हम लोग ज़्यादा सीखते हैं। वाइगोत्स्की ने इसको कहा है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण गतिविधि बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाती है? सीखने के लिए क्या चीज़ सक्षम बनाती है? संवाद, पुरस्कार, व्याख्या या निर्देश? तो इसका हो जाएगा पुरस्कार। तो पुरस्कार से बच्चे क्या होंगे? बाहरी रूप से मोटिवेट होंगे, प्रेरित होंगे। छात्रों के लिए जिनकी आंतरिक प्रेरणा बहुत प्रभावशाली नहीं होती, उन्हें पुरस्कार आदि के रूप में बाह्य प्रेरणा से अधिगम और विषय को समझने के लिए सक्षम बनाया जा सकता है। विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो डेवलपमेंट के बारे में कौन सा कथन सही है? ये काफ़ी ईजी है। हर एक व्यक्ति में जो डेवलपमेंट की दर होती है, विकास की दर अलग अलग होती है। कोई बच्चा देखिए जल्दी चलना सीख जाता है, कोई देरी से सीखता है, कोई बच्चा जो है जल्दी भाषा बोलने लग जाता है, कोई देरी से बोलता है। तो हर एक बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो अलग अलग दर से होता है। बाल विकास जन्म से किशोर अवस्था तक अवस्थाओं में हुए परिवर्तनों को सूचित करता है। इसके अपने निर्धारित अनुक्रम होते हैं, तथापि प्रत्येक बच्चों में अलग अलग प्रवाह होते हैं। विकास की यह दर प्रत्येक बच्चों में भिन्न है और यह आनुवंशिक तथा परिवेशी कारकों के कारण प्रभावित होते हैं। तो जैसा बच्चे की हेरिडिटी होगी या जैसा उसको माहौल मिलेगा, उसी के हिसाब से जो है उसका विकास प्रभावित होता है। आगे है मध्य बचपन अवधि है। तो मध्य बचपन की जो अवधि होती है वो 6 साल से 11 साल के बीच की होती है।
6 से 11 वर्ष की अवधि मध्य बचपन की मानी जाती है। यह अनुमानतः प्राथमिक विद्यालय की आयु है। क्योंकि ये लगा लो 5 साल के बच्चे का एडमिशन सरकारी स्कूल में होता है, तो फिर वो प्राइमरी में ही तो हो जाएगा ना बच्चा, प्राथमिक विद्यालय का जो उसका टाइम है। तो ये लगा लो 11 साल का बच्चा कौन सी 5वीं क्लास में पहुंच जाएगा। किसी व्यक्ति को आकार देने में वातावरण के घटकों की कोई भूमिका नहीं होती। कोई व्यक्ति है, उसको आकार देने में वातावरण के जो घटक होते हैं उनकी कोई भूमिका नहीं होती, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की वृद्धि उसकी आनुवंशिक संरचना से निर्धारित होती है। यह कथन कैसा है, इसके बारे में हमें बताना है। तो ये जो कथन है सही नहीं है, गलत है ये कथन, क्योंकि वातावरण की जो है भूमिका होती है। ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत से शोध यह सिद्ध करते हैं कि विकास में वातावरण का बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। आनुवंशिक और पर्यावरणीय कारक दोनों ही एक बच्चे के विकास को प्रभावित करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक शैलियों का अर्जन प्रारंभ करता है। तो ये काफ़ी जैसा सभी को पता होगा, सोशलाइजेशन जो समाजीकरण है उसके माध्यम से कोई बच्चा है या कोई व्यक्ति है वो समाज के रीति रिवाज, परंपराएं, बहुत सारी चीज़ें समाज से सीखता है, तो उसको समाजीकरण कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है। एक पर्सन में परिभाषित प्रक्रिया समाजीकरण है। लेओ वाइगोत्स्की द्वारा प्रदत्त सामाजिक विकास सिद्धांत के अनुसार सामाजिक संपर्क किसी बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पियाजे के विपरीत वाइगोत्स्की का मानना था कि किसी के जीवन में सामाजिक अधिगम पहले आता है। तो इस वीडियो के अंदर हमने सीटेट लेवल 2 सोशल साइंस फरवरी 2016 के पेपर के CDP के क्वेश्चन देखे हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स के अंदर अपने कमेंट ज़रूर डालिएगा।